हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का शानदार, जानदार और मस्त भरी क्लास में दिल खोल करके हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही शानदार और मस्त टॉपिक देखने वाले हैं। आपको मज़ा आ जाने वाला है और साथ ही साथ ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम के लेवल से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की टॉपिक का नाम है अनुगमन वेग या अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। टॉपिक क्या है भाई, एक बार और सुने। अनुगमन वेग या अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति कैसे कैसे होने वाली है, आज हम लोग इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो निकाल लीजिए कॉपी और पेन और लेकर आइए भाई चेहरे पर जबरदस्त मुस्कान और शुरू करते हैं आज की टॉपिक। तो पहले भाई हम लोग अनुगमन वेग को समझ लेते हैं कि अनुगमन वेग होता क्या है और ओम का नियम क्या होता है। हालांकि ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सबको याद हो गई होगी कि अनुगमन वेग क्या होता है और ओम का नियम क्या होता है, तो फिर भी एक बार सुनने में क्या दिक्कत है। अनुगमन वेग वह होता है भाई, कोई चालक है जब चालक के सिरों के बीच बैटरी को जोड़ते हैं यानी विभवांतर को स्थापित करते हैं, तो जो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक नियत वेग से गति करने लगते हैं और वही नियत वेग क्या कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है। वही नियत वेग क्या कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है। जबकि ओम का नियम क्या है, यानी कोई चालक हो, उस चालक की भौतिक अवस्था में कौनो परिवर्तन ना किया जाए। किसमें, भौतिक अवस्था क्या क्या होती है, ताप दाब आयतन, यही ना भौतिक अवस्था। यानी ताप दाब आयतन में कौनो परिवर्तन ना किया जाए तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये ओम का नियम है। तो अब अनुगमन वेग के आधार पर हम लोग देख रहे हैं कि ओम के नियम का डेरिवेशन कैसे होने वाला है। तो ये दोस्तों, अगर आपने पिछली वाली क्लास यानी मुझे जहाँ तक उम्मीद है पार्ट 3 या पार्ट 4 में आपको धारा और अनुगमन वेग में संबंध बताया गया है। धारा और अनुगमन वेग में संबंध जो बताया गया है, अगर वो क्लास आपने बहुत अच्छे तरीके से समझे हैं तो ये क्लास आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है। ठीक है, तो अगर नहीं देखें पार्ट 4 तो पहले पार्ट 4 को ही देखें, उसके बाद इस क्लास को देखें, क्योंकि इसका लगभग 40-50% वही है, 40-50% वही होने वाला है। ठीक है, तो भाई शुरुआत करते हैं। देखो कैसे, तो आप लोग पहले क्या मान लेंगे भाई, कोई चालक मान लेंगे। क्या मान लेंगे, कोई चालक। देखो ये यह हो गया हमारा कोई चालक। वाह सर, ये तो फिगर, इस टाइप का फिगर आप लोग कई बार देख चुके ना। अनुगमन वेग में क्या होता है, अनुगमन वेग में देखे होंगे। फिर धारा और अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है वहाँ पे देखे थे। एक बार फिर देख रहे हैं, तीसरी बार देखने जा रहे हैं। ठीक है, तीसरी बार, ये कोई चालक है और चालक के सिरों को किससे जोड़ दिया गया है, बोल दो कोई बैटरी बैटरा से। लो भाई, ये कोई बैटरी या बैटरा हो गया। चालक के सिरों को किसी बैटरी से क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। और बैटरी में जो बड़ा वाला रहता है प्लस और छोटका वाला थोड़ा गाढ़ा रहता है वह माइनस होता है। ठीक है, तो जैसे ही बैटरी से जोड़ते हैं इस चालक के सिरों पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और वह वैद्युत क्षेत्र प्लस से दूर और माइनस की ओर होता है। इस वैद्युत क्षेत्र के कारण जो चालक है, चालक के अंदर क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर देखो, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगेगा और वह बल किधर लगेगा, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस है। इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक वैद्युत बल लगता है। इस वैद्युत बल के लगने के कारण चालक के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक नियत वेग से गति करने लगते हैं। ठीक है, अब हम मान लेंगे कि इनको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगा समय स्मॉल टी हो, तब स्मॉल टी बराबर कैसे कैसे होगा, ये सब चीज़ को तो देखेंगे ही, लेकिन इसके लिए पहले आप फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद इसके बारे में कुछ लिखना उतना है ना। ठीक है, ऐसा थोड़ी भाई डायरेक्ट डेरिवेशन पे, कभी कभी हम लोग डायरेक्ट डेरिवेशन पे आ जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा बहुत शब्द लिखना जरूरी है। बहुत ज़्यादा शब्द नहीं, लेकिन कम से कम थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। अब थोड़ा बहुत क्या लिखने वाले हैं, जो अगले टॉपिक में लिखे थे यानी पार्ट 4 में। माना एक चालक जिसकी लंबाई स्मॉल एल, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है, स्मॉल एल। माना एक चालक, लिखते रहो भाई, माना एक चालक जिसकी लंबाई स्मॉल एल तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है,
के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करने पर, के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करने पर इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक नियत वेग से गति करने लगते हैं। विभवांतर स्थापित करने पर इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक नियत वेग से गति करने लगते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपने अच्छे से एकदम लिख लिया ना। अब मेरे साथ डेरिवेशन को देखते चलें और नोट्स बनाते चलें और समझते चलें। तो क्या लिखें भाई, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में लगा समय छोटका टी हो, लगा समय का हो छोटका टी हो। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों को, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन को या मुक्त इलेक्ट्रॉनों को कुछ भी बोल सकते हो, ठीक ना। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, दूसरे सिरे तक पहुंचने में, क्या करने में, पहुंचने में लगा समय स्मॉल टी हो तो, लगा समय स्मॉल टी हो तो, स्मॉल टी क्या है, समय, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है ना, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो यहाँ पे समय को क्या माना गया है, स्मॉल टी, समय को हम लोग क्या माने हैं, स्मॉल टी, और चाल को क्या माने हैं, वीडी, और दूरी को क्या माने हैं, यल। अरे भाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई का स्मॉल यल है ना। तो समय यानी टी, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी क्या है यल, चाल क्या है वीडी, वीडी मतलब अनुगमन वेग। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसको मान लेंगे क्या, समीकरण नंबर 1। ठीक, इतनी बात एकदम क्लियर है, झक्कास तरीके से समझ में आ गई। अब क्या होगा, अब सर वही होगा क्या कि मान लेंगे कि इसके एक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, तो इसका कुल आयतन कितना हो जाएगा, इसका कुल आयतन कितना हो जाएगा। अरे एक गुणे n का गुणा कर दोगे तो कुल आयतन हो गया, तो एक गुणे n में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतना हो जाएगी। ठीक, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी आवेश निकाल लेंगे, जब आवेश मिल जाएगी तो धारा निकाल लेंगे। वहाँ से हमारा धारा और अनुगमन वेग वाला संबंध वाला सूत्र हुआ, ऐसे ही आया था ना। ठीक है, फिर उसके बाद इसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, ये नहीं कि डायरेक्ट हम लोग I बराबर यानी EAVD से कर सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि यहाँ से करेंगे तो ज़्यादा सही है। ठीक है, तो अब क्या लिखें भाई, देखो डायरेक्ट कैसे, यदि एक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यदि एक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर स्मॉल n, तब कुल आयतन वहाँ कितना हो जाएगा, कुल आयतन हो जाएगा A गुणे यल। तब कुल आयतन A गुणे यल में क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या मान ले, बड़का n, क्या मान ले, बड़का n बराबर क्या हो जाएगा, NaN। ठीक है, आवेश क्या हो जाएगा, आवेश को क्या लिखते हैं, क्यू बराबर क्या होता है, n की जगह पे NaLe हो जाएगा। अब क्या निकाल लें, धारा आवेश बहेगा तभी तो धारा बहेगी भैया। धारा I बराबर क्या होता है, क्यू बटा टी, I बराबर क्या होता है, क्यू बटा टी। क्या करेंगे, क्यू और टी का मनवा रख दें। क्यू का मनवा क्या है, क्यू का मनवा है NaLe, और टी का मनवा है L बटा VD। बोल भैया यल सही हो गया कि नहीं, एकदम हो गया। VD कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो I बराबर क्या मिल गया, NeAVD। I बराबर NeAVD। ये चीज़ हम लोग पहले पिछली वाली क्लास में सीख चुके हैं कि नहीं, ये चीज़ हम लोग पिछली वाली क्लास में सीख चुके थे कि नहीं, एकदम सीख चुके थे। तो यहाँ तक देखो पिछली क्लास वाला ही हुआ, यहाँ तक अभी क्या हुआ, पिछली क्लास वाला ही हुआ। अब इसके आगे आपको देखना है, और कैसे समझना है एक बार देखो। VD क्या है, अनुगमन वेग है। A क्या है, इस चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। N क्या है, एक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N क्या है, एक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब जरा बताओ भाई मेरे दोस्तों कि यहाँ से यानी VD बराबर यानी वेग VD बराबर A टाउ लिख सकते कि नहीं, VD बराबर A टाउ। अब ये आप लोग कैसे समझो कि VD बराबर A टाउ होगा,
ये आप लोग कैसे समझोगे कि वी डी बराबर ए टाउ होता है? देखो भाई मैं बता रहा हूँ कैसे समझोगे। आप लोग भाई सीखे हो कि त्वरण, ठीक है, कहाँ बता दें, चलो भाई यही बता दे रहा हूँ। त्वरण, त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटा समय। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटा समय। वेग परिवर्तन, ये वेग का काम यहाँ पे वी डी कर रहा है और समय का काम कौन कर रहा है? टाउ कर रहा है। और त्वरण का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? ए कर रहा है भाई। ए यहाँ पे त्वरण का काम हर जगह ए कर रहा है, यहाँ पे भी ए हमने माना हुआ है, ठीक है। त्वरण ए है, वेग परिवर्तन वी डी है, समय क्या है? टाउ है। तो वी डी बराबर क्या हो गया? वी डी बराबर ए टाउ हो गया। वी डी बराबर ए टाउ हो गया कि नहीं? तो इस चीज को आप लोग जस्ट इसके सामने लिख लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि वी डी बराबर ए टाउ कैसे हुआ। वी डी बराबर ए टाउ कैसे हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अरे यार यही वी डी का मान वहाँ ले जाके यहाँ पे रखते हैं ना, ठीक है। तो क्या लेते हैं? समीकरण एक से, समीकरण एक से अब इसको एक बना लेते हैं। किसको? इसको समीकरण एक बना लेते हैं। चल समीकरण एक पहले से बना है तो दो बना लेते हैं, समीकरण दो बना देते हैं ना। समीकरण दो से यहाँ पे दो लिख देते हैं, समीकरण दो से तो क्या हो जाएगा? आई बराबर एन ई ए, वी डी जगह पे ए टाउ, ए टाउ। आई बराबर एन ई ए और वी डी जगह पे क्या हो गया? ए टाउ हो गया, हो गया ना। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग स्मॉल ए बोले तो त्वरण का मान निकालना है। हमारा उद्देश्य यहाँ पे अब क्या है कि त्वरण का कोई मान निकालें और ला के यहाँ पे रखें। त्वरण का कोनो मान निकालें और ला के यहाँ पे रखें। इसके लिए दो लाइन आप लोग लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो भाई? पहला लाइन कि वैद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल, वैद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल F बराबर, ये चीज आप लोग लिख करके लिखना, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल F बराबर ई होगा कि नहीं? होगा ना, एकदम होगा, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻⁻31 kg। याद कर लो, कितने लोग को तो भूल जाते हैं ऐसे। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻⁻31 kg इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और उस पर बल लग रहा है। बल लगेगा तो त्वरण उत्पन्न होगा। तो त्वरण और द्रव्यमान का गुणनफल क्या कहलाता है? बल कहलाता है। त्वरण और द्रव्यमान का गुणनफल क्या कहलाता है? बल कहलाता है। यानी यह बराबर यम ए, ठीक है। तथा क्या लिख दें? तथा यह बराबर यम ए। अगर शब्द ना लिखने का मन कहे डायरेक्ट लिखोगे तो डायरेक्ट जब लिखोगे तो ये चीज आपको बाद में भूल सकते हो। हालांकि ऐसे भी लिख सकते हो, वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल यह बराबर ई, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल यह बराबर यम ए। अब ये भी यफ है और ये भी यफ है, ये दोनों यफ है, यानी ये दोनों आपस में बराबर हैं। जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, एकदम होंगे। ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं? एकदम हो जाएंगे। जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि यम ए बराबर ई। यम ए बराबर क्या हो जाएगा? ई। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर ई बटा स्मॉल एम। ए बराबर क्या गया? ई बटा स्मॉल एम। बस अब यही ए का मानवा हमको तलाश थी। अब ये तलाश हमारी पूरी हुई। अब इस ए का मानवा ले जाके यहाँ पे रख दो तो आई बराबर हमको क्या मिल जाएगा? एन ई ए और ए की जगह पे ई अपान स्मॉल एम इंटू टाउ। ई अपान स्मॉल एम इंटू टाउ। क्या सर पूरा हो गया? नहीं भाई, इतनी जल्दी ओम का नियम चाहिए ना। देखो ओम का नियम क्या है? V प्रोपोर्शनल टू I। हमें V प्रोपोर्शनल टू I तक पहुंचाना है, ठीक है, अभी थोड़ी नहीं। तो इतना चीज़ें भाई आप लोग, जगह कम है, इतना चीज़ें पहले आप लोग नोट कर लो। मैं बगल में हो गया हूँ, साइड में हो गया हूँ। आप लोग जिस तरीके से चाहो उस तरीके से इसको नोट कर लो, ठीक है। उम्मीद है भाई आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग इसकी सफाई करते हैं। अब देखो भाई इसके आगे चलते हैं। अब काफ़ी काम हो गया है, ठीक है। और उम्मीद है कि भाई आप लोग ये चीज़ें पिछली चीज़ें से जुड़ी हुई हैं तो वहाँ पे आपको समझने में बहुत ही आसानी हो रहा होगा ना। आसानी होना भी चाहिए, और नहीं आसानी होगा तो फिर समझो कि बेकार है। तो अब देख रहे हो भाई यहाँ पे आई बराबर एन ई अपान स्मॉल एम इंटू टाउ। कोई चीज़ दो बार है, हाँ सर दो बार दिख रही है, यहाँ पे ई और यहाँ पे ई, तो ई स्क्वायर हो गया। तो आई बराबर एन ई स्क्वायर ए टाउ अपान एम
एम इंटू ई। सही है, देखो भाई जरा, यन ई एक बार दो बार, यन ई स्क्वायर ए टाउ अपान एम इंटू ई। अब ये जो डेरिवेशन है, अगर आपको केवल पूछता क्या पूछता सर, अगर आपको केवल ये पूछता कि धारा और वैद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होता है, धारा और वैद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होता है, तब आप लोग इतना करते। धारा वैद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होता है, तब के लिए इतना। तो इसको एक लाइन नीचे लिख दिया जाए, यही क्या है, यही धारा और वैद्युत क्षेत्र में संबंध है। ठीक है, यही क्या है, यही धारा मतलब आई, धारा और क्या, वैद्युत क्षेत्र, यही धारा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र, दोनों बतिया एक ही है। वैद्युत क्षेत्र में क्या है, संबंध है, क्या है, संबंध है। ठीक है, संबंध है। अच्छा, हमने आपको E बराबर V बटा L पढ़ाया है कि नहीं, E बराबर V बटा L पढ़ाया है ना, एकदम सर, E बराबर V बटा L। तो सीन से लिख दिए, सीन से बड़का E बराबर V बटा L। अब इस E का मनवा यहाँ पे रख सकते हैं, एकदम रख सकते हैं। तो भाई कैसे रख सकते हैं E का मनवा यहाँ पर, तो I बराबर L E स्क्वायर A टाउ बटा M, और E की जगह पे V बटा L, E की जगह पे क्या हो गया, V बटा L हो गया। तो I बराबर L E स्क्वायर A टाउ बटे M L इंटू V। ठीक है, अच्छा, अब ये रिलेशन क्या कहलाएगा, अब इसको देख करके आप लोग बताओ, जैसे इसको हमने बताया था, अब की बात आप लोग बताओगे, क्या बताओगे भाई, ये किसका रिलेशन है। ठीक है, ये जो रिलेशन है भाई, ये आई मतलब धारा, वी मतलब विभवांतर, ये धारा और विभवांतर के बीच में क्या है, संबंध है। ठीक है, क्या कह सकते हैं, यही धारा और क्या, विभवांतर, यही धारा और विभवांतर में क्या है, संबंध है। अगर धारा और विभवांतर में संबंध पूछे तब यहाँ तक। ठीक है, धारा विभवांतर में संबंध पूछे तो यहाँ तक, धारा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध पूछे तो यहाँ तक। ठीक है, बाकी अभी हमें क्या चाहिए था, ओम का नियम। सोचो एक चीज निकालना है, तमाम चीजें अपने आप आ रही हैं, तमाम चीजें क्या आ रही है, अपने आप आ रही है ना। तो हमें अभी ओम का नियम पहुँचाना है ना। तो ओम का नियम भाई क्या होता है, थोड़ा सा जगह बनाया जाए तब ना बताया जाए। तो ओम का नियम सब लोग जानते हो ना, ओम के नियम में V प्रोपोर्शनल टू I या V बराबर IR, या V बराबर IR, या तो फिर और समझ सकते हो कि V बटा I बराबर R। सिंपल सी बात है ना, V बटा I बराबर R, यानी R बराबर V बटा I। हमें V बटा I चाहिए, हमें क्या चाहिए, V बटा I चाहिए। क्या चाहिए हमको, V बटा I चाहिए। तो यहाँ से V बटा I मिल जाएगा कि नहीं, V यहाँ पे है, I यहाँ से उठा के यहाँ भेज दो, V बटा I हो जाएगा। बाकी चीज़ें आपको यहाँ से वहाँ फेंक दो। अब चीज़ जो यहाँ से वहाँ जाती है, यहाँ से वहाँ जाती है, उसका रूल पता है ना, निचवा वाला ऊपर, ऊपरा वाला नीचे, निचवा वाला ऊपर, ऊपरा वाला नीचे हो जाता है ना, यही है ना एकदम। जब यही है तो कैसे करेंगे, देखो भाई जरा, देखो भाई ध्यान से एकदम, हमें क्या चाहिए, V बटा I चाहिए। तो V बटा I बराबर, अब ये निचवा वाला जाएगा उधर तो ऊपरा वाला हो जाएगा नीचे, यानी यम यल बटा यन ई स्क्वायर ए टाउ। ठीक है, यम यल बटा यन ई स्क्वायर ए टाउ। अच्छा, अब देखो भाई, बस आ गए हैं अपने एकदम करीब मंजिल के पास। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अगर जो चालक है, जो अभी हमने चालक बनाया हुआ था, वो जो चालक लिए हुए थे, अगर उस चालक की भौतिक अवस्था में कोनो परिवर्तन ना करें, जो चालक हमने लिया था उस चालक की भौतिक अवस्था में कोनो परिवर्तन ना करें, तो सिरों पर लगाएगा विभवांतर, कोनो परिवर्तन ना करें, ये जो पद है यानी यम यल बटा यन ई स्क्वायर ए टाउ, इसमें कोनो चेंजिंग नहीं होगा। फिर से बात सुने, अगर हम लोग जो चालक लिए थे उस चालक की भौतिक अवस्था में कोनो परिवर्तन ना करें, तो जो पद लिखा है यम यल बटा यन ई स्क्वायर ए टाउ एक नियतांक होगा। क्या होगा, एक नियतांक होगा। तो इस चीज को चाहो भाई आप लोग एक लाइन लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, यदि चालक की भौतिक अवस्था कोष्टक में ताप दाब आयतन में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो पद यम यल बटा यन ई स्क्वायर ए टाउ एक नियतांक होता है, जरूर लिख लेना। ठीक है, यदि चालक की भौतिक अवस्था कोष्टक में ताप दाब आयतन कोष्टक बंद में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो पद यम यल बटा यन ई स्क्वायर ए टाउ एक नियतांक होता है।
अब नियतांक होता है नियतांक, इतना ये पूरा चीज़ क्या मिलकर हो गया एक नियतांक, और इस नियतांक को क्या मान लेते हैं हम लोग, आर मान लेते हैं, यानी वी बटा आई बराबर आर। और जहाँ पे आर किसके बराबर है, जहाँ भैया आर जो है आर एम एल बटा एन ई स्क्वायर ए टाउ के बराबर है। आर किसके बराबर है, एम एल बटा एन ई स्क्वायर ए टाउ, एम एल बटा एन ई स्क्वायर ए टाउ के बराबर है कौन, आर। और यही आर यहाँ पे क्या कहलाएगा, नियतांक तो है, लेकिन यही नियतांक वैद्युत कहलाता है। तो हालांकि वैद्युत से मतलब नहीं है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, आर एक नियतांक दिखा रहा है, इतने सारे नियतांकों की जगह पे एक नियतांक बड़का आर, ठीक है। तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा आर गुणे आई, आर गुणे आई हो जाएगा ना। अब जब भी हम नियतांक को हटाते हैं, प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाते हैं, नियतांक लाते हैं, नियतांक को हटाते हैं तो प्रोपोर्शनल चिन्ह लाते हैं। फिर से बात सुनो जरा, मजेदार बात हमने बोल दी, जब भी हम प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाते हैं नियतांक लाते हैं, और जब नियतांक को हटाएंगे तो क्या लाएंगे, प्रोपोर्शनल चिन्ह लाएंगे। तो आर हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोपोर्शनल चिन्ह v प्रोपोर्शनल टू आई। बताओ भाई यही ओम का नियम है कि नहीं, यही ओम का नियम है कि नहीं, एकदम सर यही ओम का नियम है। बहुत मज़ेदार था सर, मज़ा आ गया, एकदम मज़ा आ गया ना। v प्रोपोर्शनल टू आई यानी यदि चालक की भौतिक अवस्था ताप दाब आयतन में कोनो परिवर्तन ना किया जाए तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। नीचे लिख सकते हो भाई, यही ओम के नियम की उत्पत्ति है, यही ओम के नियम की, यही ओम के नियम की क्या है, उत्पत्ति है, उत्पत्ति है, यही ओम के नियम की क्या है, उत्पत्ति है, ठीक भाई। तो ये चीज़ आपको उम्मीद है भाई बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कि अपवाह वेग या अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति कैसे की जाती है। ये चीज़ एग्जाम के लिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 1 2 3 बार आप लोग बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा अभी, ठीक है। ये नहीं कि भाई एग्जाम का टाइम देखें तब आएगा वो दिन तब जाके रिवीजन करेंगे, नहीं भाई। अभी से अगर आप लोग सतत अभ्यास क्या एक कंटिन्यूअस एक्सरसाइज मतलब कंटिन्यूअस अभ्यास करेंगे तो उससे आपका क्या होगा कि जो एग्जाम का जो प्रेशर रहता है वो प्रेशर आपको एकदम नहीं होने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि भाई आप समय निकाल करके चीज़ों को नोट्स बनाते चल रहे हैं और साथ साथ बनाते तो चल ही रहे हैं, साथ साथ उसका नियमित टाइम पे आप अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि बिना अभ्यास के कोई भी चीज़ आपकी मजबूत होने वाली नहीं है। तो नियत टाइम पर आप लोग भाई बढ़िया तरीके से अभ्यास करते रहिए। जितनी चीज़ें पढ़ा दी गई हैं पीछे कभी एक दिन बैठिए, टाइम बना लिया करिए कि आज इस चैप्टर को ख़त्म करना है, टाइम बनाइए आज इस चैप्टर को ख़त्म करना, बैठिए उस टाइप उसके जितने भी थ्योरी है पहले थ्योरी को एकदम बढ़िया तैयार कर लीजिए। उसके बाद जो न्यूमेरिकल हैं, जो न्यूमेरिकल हमने करवाया हुआ है, प्लस आपको किताब देखने के बाद लग रहा है जो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है उस न्यूमेरिकल को टच करें। हालांकि इतने सारे न्यूमेरिकल के हर न्यूमेरिकल को बार बार टच नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो आपको लगता होगा कि भाई जैसे थ्योरी बार बार रिवीजन करते हो ना, वैसे न्यूमेरिकल का भी आपको रिवीजन करने का लगता है। भाई हाँ क्या ये क्वेश्चन मुझे रिपीट करना चाहिए, लगता है कि नहीं तो नहीं रिपीट करेंगे तो दिमाग से उतर जाएगा, तो वो चीज़ आप लोग करते रहिए। बाकी हमने एक नंबर की सीरीज शुरू की हुई है, एक चैप्टर का हुआ है, बाकी धीरे धीरे आगे वाले दिनों में एक नंबर के भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे, तो आप लोग का कुछ भी छूटेगा नहीं। यानी 1 नंबर प्लस न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी चली रही है, तो हर एक चीज़ आपको फिजिक्स में बहुत ही अच्छे तरीके से मिल रहा है, और जो मिल रहा है तो उसका बढ़िया तरीके से फ़ायदा उठाइए और बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिए। तो भाई मिलते हैं और अगली क्लास में इसी तरीके से जोरदार ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।